वेलकम टू स्टडी पॉइंट 95। स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर कृषि का जो मटेरियल का ये सीरीज़ था उसमें। देखिए यहाँ पे हम लोग कृषि सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो कृषि का जो सिलेबस दिया है यूपीपीसीएस आयोग ने, हम लोग इस सीरीज़ में उसी को सिर्फ कंप्लीट करेंगे। देखिए आप लोगों के जो एग्रीकल्चर के पेपर आएगा उसमें 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। 120 में से 40 क्वेश्चन जो है जीएस के और भी कुछ सेगमेंट हैं उसके, और 80 क्वेश्चन अकेले सिर्फ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से आने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा डीप ही पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो जितना येलो मार्क्स है यहाँ पर हम लोग ये सिलेबस कवर कर चुके हैं। क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ चुके हैं हम लोग, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से पढ़ चुके हैं, इरीगेशन एवं ड्राइनेज पढ़ चुके हैं हम लोग। और देखते हैं क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, एब्जॉर्प्शन वगैरह पढ़ चुके हैं हम लोग, और फोटोसिंथेसिस भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज पढ़ेंगे एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को ये पूरा सिलेबस फ्री में कवर करवाया जा रहा है। आप लोग वीडियो बस देखते रहिए और आप लोगों का सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इतना कवर करवा दे रहे हैं हम डीप में कि इससे भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा पेपर में। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ताकि हम प्रतिदिन कम से कम 1 से 2 वीडियो डालेंगे तो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज रेस्पिरेशन चैप्टर है, रेस्पिरेशन। अब इसका देखिए सामान्य परिचय क्या है रेस्पिरेशन का, कि इसमें जो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो प्लांट में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सभी टूटते हैं किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एवं एनर्जी में। तो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका जो वाटर CO2 वाटर एवं एनर्जी में टूटना ही क्या कहलाता है? रिस्पिरेशन कहलाता है। देखिए जो CO2 और वाटर होता है इसको बोलते हैं कैटाबोलिक रिएक्शंस, कैटाबोलिक मटेरियल, और एनर्जी उसको क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक। तो इसमें एनर्जी मुख्य उत्पाद होता है। ठीक है, रिस्पिरेशन में एनर्जी का ही बनना मुख्य होता है। ठीक, यहाँ पे रिस्पिरेशन का मतलब वाटर बनाना या CO2 बनाना नहीं होता है। मेन क्या काम क्या होता है? एनर्जी बनाना। ये याद रखना आप लोग। तो देखिए श्वसन की प्रकृति कैसी होती है। देखिए इसमें कैटाबोलिक भी है, एनाबॉलिक भी है। तो ये कैसी होगी? एम्फीबॉलिक होती है, अर्थात कैटाबोलिक एंड एनाबॉलिक दोनों होती है। तो ये याद रखना। ये क्वेश्चन आता है कि श्वसन की प्रकृति कैसी है, तो एम्फीबॉलिक है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो टर्म है वो इंग्लिश में ही ज़्यादा मतलब आसान रहेगा याद करने में। इसकी हिंदी तो बहुत ही जटिल होती है। ठीक है, रिस्पिरेशन के फेस देख लेते हैं हम लोग। पहले कार्बोहाइड्रेट का रिस्पिरेशन होता है, उसके पश्चात प्रोटीन का होता है, सबसे लास्ट में फैट का होता है। ठीक है, अब देखिए रिस्पिरेशन के पहले चरण में कार्बोहाइड्रेट का यूज होता है। ठीक है, ब्लैकमैन ने इसे फ्लोटिंग रिएक्शन कहा है। जब प्रथम चरण स्टार्ट होता है तो ब्लैकमैन नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने इस कार्बोहाइड्रेट का जो है एनर्जी में टूटना, या फिर कहें CO2 और H2O में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा है? फ्लोटिंग रिएक्शन कहा है। ठीक है, याद रखना फ्लोटिंग रिएक्शन। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा दे सकता है, तो किसमें? कार्बोहाइड्रेट का टूटना होता है फ्लोटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट है दूसरे चरण में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन का यूज होता है। ये टूटकर क्या बनती है? जब देखिए इससे बनती है, इससे भी एनर्जी बनती है। तो जब ये टूटता है तो इससे क्या, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? तो फोटोप्लाज्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है। देखिए टाइप ऑफ रिस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। अभी हमने ऊपर समान परिचय देखा। अब ये हमारा सिलेबस में एज इट वर्ड लिखे हुए हैं, एरोबिक और एनारोबिक। अब हम इनको देखेंगे। एरोबिक मीन्स जो रिस्पिरेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो एरोबिक होगा, और जो एनारोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा वो एनारोबिक होगा। इसी को हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा उसको फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। जैसे फर्मेंटेशन में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो भाग लेते हैं, बैक्टीरिया और छोटे कीट। तो देखिए फर्मेंटेशन जैसे कि कवक का फर्मेंटेशन हो जाता है। फिर ठीक है, जैसे कि जब मदिरा बनती है तो उसमें भी कौन सी प्रक्रिया होती है? तो फर्मेंटेशन होती है। सड़े हुए अंगूरों को या फिर अनाज को फर्मेंटेट करके जो है मदिरा बनाई जाती है। ठीक है, इसमें फंजाई और सम बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारी कैसी प्रक्रिया है? एनारोबिक। अब देखिए यहाँ एरोबिक की 2 चरण होते हैं। फर्स्ट होता है, फर्स्ट में क्या होता है? जो शुगर होता है, शुगर ये कार्बोहाइड्रेट का रूप है। ठीक है, शुगर जो टूटता है तो किसमें? एल्कोहल और CO2 में टूटता है। ये आता है सीधा क्वेश्चन आ गया कि फर्स्ट चरण में CO2 बनता है, H2O बनता है, एल्कोहल बनता है, या फिर क्या बनता है? तो क्या बनता है? एल्कोहल और CO2। फिर यही एल्कोहल जो है सेकेंड चरण में क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के द्वारा CO2 तथा H2O में बन जाएगा। तो उत्पाद क्या बन जाएगा इसका? CO2 H2O प्लस एनर्जी भी बनती है। ठीक है, अभी हम लोग आगे इसको पूरा कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट फेज ऑक्सीजन पर निर्भर है। देखिए जो फर्स्ट फेज है इसमें कहीं ऑक्सीजन यूज हो रही है? नहीं हो रही। तो फर्स्ट फेज जो ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं है, अर्थात इसका जो एरोबिक मतलब जो एरोबिक रिस्पिरेशन है
उसका फर्स्ट फेज़ भी एनारोबिक होता है। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती फर्स्ट फेज़ में, और सेकंड फेज़ में देखिए होती है। तो क्या होगा, एरोबिक रिएक्शन का भी फर्स्ट फेज़ एनारोबिक होता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा पायरुविक एसिड बनाता है। ठीक है, पायरुविक एसिड के दो अणु बनते हैं, फिर पायरुविक एसिड ही प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटकर CO2 और H2O बनाता है, और ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है तो क्या बनाता है, अल्कोहल और CO2। अभी हमने बताया कौन सा अल्कोहल यहाँ पे बन रहा है, एथिल अल्कोहल, इसी को लैक्टिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, जो कि मानव के मांसपेशियों में जम जाता है तो मांसपेशियाँ जो है दर्द करने लगती हैं। ठीक है, ये वही लैक्टिक एसिड है। ठीक है, देखिए जो कार्बोहाइड्रेट का पायरुविक एसिड में टूटना या ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया भी होती है, इसी को क्या बोलते हैं, EMP पाथवे भी बोलते हैं, EMP पाथवे। तो देखिए अगर क्वेश्चन आएगा EMP पाथवे का मुख्य उत्पाद क्या होता है या फिर प्रोडक्ट क्या होता है, तो पायरुविक एसिड होता है। ठीक है, इसमें 2 ATP यूज होता है। तो EMP का फुल फॉर्म देख लीजिए, E मीन्स एम्बर्ड, ये सारे वैज्ञानिकों के नाम है। M मीन्स मेयर हाफ और P मीन्स प्रनास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया है उसके उत्पाद क्या है, पायरुविक एसिड के दो अणु बन रहे थे, अभी हमने देखा ऊपर। ये देखिए ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनता है, पायरुविक एसिड के दो अणु बन रहे हैं, प्लस यहाँ पर 4 ATP बनते हैं। ठीक है, 2 ATP का तो उपभोग हो जा रहा है, यहाँ पर 2 ATP देखिए यूज हो जा रहा है, और यहाँ पे पायरुविक एसिड प्लस 4 ATP और बनेंगे, 4 ATP। तो कितना ATP बना, तो अभी कुल 2 ATP बना, 2 यूज हो गया क्योंकि 4 बनना था पर 2 तो यूज ही हो जा रहा है तो 2 बना। ठीक है, नेट प्रोडक्ट कितना होगा, 2 ATP। ठीक है, और NADH2 के दो अणु बनते हैं इसमें, एक NADH2 से कितना बनता है, 3 ATP, तो 2 से कितना हुआ, 6 ATP। 6 ATP एनर्जी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो 6 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो इस ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कुल कितने ATP बनते हैं, 8 बनते हैं। देखिए इसकी प्रक्रिया ये बहुत ही लंबी है, ये प्रोसेस आपके एग्जाम में बस ये याद रख लेना कि कितने ATP बनते हैं, 8, इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब ग्रेजुएशन लेवल में आता है, रिएक्शन तोड़ के करना होता है तब वो कंफर्म होगा कि कैसे 8 बन रही हैं। ठीक है, कैसे NADH2 के दो अणु बन रहे हैं, तो उसके काफ़ी लंबी रिएक्शन होती है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। अब देखिए एरोबिक रिएक्शन क्या होगी, एरोबिक में ग्लूकोज का टूटना, किसमें, ग्लूकोज जब टूटता है तो इसमें हाइड्रोजन रिलीज होता है, और ये देखिए ग्लूकोज टूटता है, इसमें 3 प्रक्रियाएं इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या, ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर लिंक प्रक्रिया होती है और क्रेब्स साइकिल, ये तीनों मिलकर ग्लूकोज टूटता है। ठीक है, इन्हीं तीनों क्रियाओं के माध्यम से जब ये लिंक इसलिए नाम है इसका क्योंकि ये क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के मध्य लिंक का कार्य करता है। इससे क्या बनता है, एस्टिल कोएंजाइम फिर इसी के जो क्रेब्स साइकिल में यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम लिंक है। तो ग्लूकोज किन क्रियाओं के माध्यम से टूटता है, तो ग्लाइकोलाइसिस, लिंक और क्रेब्स साइकिल के द्वारा टूटता है। सभी जो हाइड्रोजन इससे जो रिलीज होते हैं ग्लूकोज के टूटने से, सभी का O2 से मिलना जो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, पूरी प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्माण कब होता है, तो जब कार्बन के बंध टूटते हैं और CO2 बनता है तो तभी इसमें एनर्जी की निकलती है। देखिए अब रिस्पिरेशन का मेन काम क्या है, रिस्पिरेशन का मेन काम है एनर्जी बनाना, तो एनर्जी कब इससे बनती है, तो जो CO2 के जो कार्बन बंध टूटता है उससे CO2 बनता है, उसी से एनर्जी बनती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर ये आता है पेपर में कि एनर्जी कहाँ से बनती है, कार्बन के जब बंध टूटते हैं या फिर वाटर के मॉलिक्यूल टूटेंगे या फिर CO2 के मॉलिक्यूल टूटेंगे या फिर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल टूटेंगे, तो किसके टूटेंगे, COC जो कार्बन बंद होता है टूटने से मिलता है। ठीक है, अब क्रेब्स साइकिल यहाँ पे देख लेते हैं, क्रेब्स साइकिल का यहाँ पे जिक्र हुआ है, क्रेब्स ऊपर इसके, क्रेब्स साइकिल क्या होता है, ये वैज्ञानिक के नाम पर, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी इसलिए इसका नाम क्रेब्स साइकिल रखा गया है। ठीक है, इसका मुख्य उत्पाद क्या होता है, तो सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए इस प्रक्रिया का नाम सिट्रिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में प्राप्त जो कार्बनिक अम्ल की प्रकृति कैसी होती है, तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, तो इसलिए इसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड भी साइकिल भी बोलते हैं। अब देखिए होगा क्या, केल्विन साइकिल और यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में अंतर देख लेते हैं हम लोग। केल्विन साइकिल हमने आप लोगों को पीछे पढ़ाया था, किसमें, तो फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया था। केल्विन साइकिल किस में होती है, C3 प्लांटो में होती है। तो केल्विन साइकिल यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, तो इसमें क्या यूज होता है, RuBP यौगिक के रूप में, और क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, तो ऑक्जेलिस्टिक एसिड होता है, वो यूज होता है। इसमें 4 कार्बन होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए एस्टिल कोएंजाइम यूज हो रहा है जो कि लिंक जो बीच में होती है लिंक रिएक्शन, उससे बनता है ऑक्जेलिक। ठीक है, एस्टिल कोएंजाइम है तो उसका यूज कहाँ हो रहा है, क्रेब्स साइकिल में हो रहा है। इसमें कच्चा पदार्थ क्या बनता है, CO2, H2O और ATP।
ठीक है। और इसमें क्या बनता है, तो एसिटिक एसिड बनता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड, इसी के कारण इसका नाम भी सिट्रिक एसिड साइकिल भी पड़ गया है, ठीक। कैप साइकिल का उत्पाद क्या होगा, तो सिट्रिक एसिड, याद रखना। फिर उसके बाद इसकी प्रकृति कैसी होती है, एंडोथर्मिक और रिडक्शन इसकी कैसी है, ये इसका अपोजिट होता है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है, और ये एंडोथर्मिक होती है, ये कैसी होती है, एक्जोथर्मिक होती है, ठीक है। उत्पाद इसमें क्या होता है, तो फूड बनता है, और इसमें क्या होता है, CO2 H2 प्लस एनर्जी। देखिए यहाँ पर एक कच्चा पदार्थ के रूप में जो यूज हो रहा है वो यहीं पे बन रहा है, आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें यूज होता क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हाइड्रोजन और एनर्जी, यहाँ पे हाइड्रोजन और एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो इसमें क्या, सिट्रिक एसिड भी बनता है, ये भी बनता है। नेक्स्ट है कि यह प्रक्रिया इस कहाँ पे होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, और क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर नेक्स्ट है एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो कितनी एनर्जी निकली, तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस से कितना निकला, ग्लाइकोलाइसिस से 2 अणु निकला है ATP के, अभी हमने ऊपर पढ़ा। क्रेब्स साइकिल से कितना निकला, 2 निकलता है क्रेब्स साइकिल से, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कितना निकलता है, 34 ATP। ये आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि क्रेब्स साइकिल से कितना एनर्जी निकलती है, 2 ATP, ग्लाइकोलाइसिस से 2, और इलेक्ट्रॉन पाथवे सिस्टम से 34, तो टोटल कितनी निकलती है, 38 ATP एनर्जी निकलती है। अब यहाँ पे रिएक्शन देख लीजिए कैसी होती है, तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का एक अणु होगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन के 6 अणु और वाटर के 6 अणु मिलकर बनते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु निकलते हैं, और वाटर के 12 अणु निकलते हैं, और 38 ATP एनर्जी निकलती है। अगर इनको किलो कैलोरी में बदलें तो कितना हो जाएगा, 686 किलो कैलोरी हो जाएगी, ठीक है। ये पूरी रिएक्शन आप लोगों से कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यूज क्या क्या हो रहा है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज का यूज हो रहा है, ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, और देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिस्पिरेशन होता है, इसलिए ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, और वाटर का यूज हो रहा है, बन क्या रहा है, CO2, वाटर और एनर्जी। अब देखिए इसकी दक्षता क्या होती है, रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी कितनी होती है, तो एफिशिएंसी कितनी होती है, 40 से 50%, यानी कि जितना मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, जितनी एनर्जी लग रही है, उससे कितनी मतलब कितनी एनर्जी निकल रही है मॉलिक्यूल यूज होने से, तो 42%, ठीक है। ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। एफिशिएंसी मुख्यतः होती है 42%, लेकिन इसकी रेंज होती है 40 से 50% के बीच में। अब देखिए रिस्पिरेशन कंटेंट या रिस्पिरेशन रेशियो किसे कहते हैं, मान लीजिए जो अवशोषित ऑक्सीजन होती है और जो रिलीज CO2 होती है, उसके आयतन का अनुपात जो होगा वही इसका रिस्पिरेशन रेशियो कहलाता है, ठीक है। क्योंकि रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और CO2 निकलता है उससे, लास्ट में देख लीजिए यहाँ पर, ये ऑक्सीजन की आवश्यकता है और ये निकल रहा है, तो जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी और जितने अणु निकलेंगे उन्हीं का जो अनुपात होगा, इसमें देख लीजिए, मान लीजिए 6 ऑक्सीजन के अणु की आवश्यकता हो रही है और 6 CO2 निकल रहे हैं, तो इसका अनुपात कितना होगा, 1:1, तो इनका ही अनुपात क्या कहलाता है, रिस्पिरेशन रेशियो कहलाता है, या फिर रिस्पिरेशन कॉन्शियंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए रिस्पिरेशन कॉन्शियंट कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है, 1 होता है, अभी हमने ऊपर देखा 1:1 कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का यूज हो रहा था, 1 होता है। प्रोटीन और वसा का ये 1 से कम होता है, ठीक है। वसा का कितना होता है, 0.7, और प्रोटीन का 0.8 से 0.9 के बीच में, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। और जो रिस्पिरेशन कॉन्शियंट होता है, इसको किससे नापते हैं, तो इसको हम नापते हैं गेगोंस रिस्पेरोमीटर से, ठीक है। एक होता है गेगोंस पोटोमीटर, कल हमने बताया था आपको, पोटोमीटर, इससे क्या नापते हैं, तो इससे ट्रांसपिरेशन नापते हैं, ठीक है। और इससे क्या नापते हैं, रिस्पायरोमीटर से तो रिस्पिरेशन नापते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है एनारोबिक रिएक्शन, देख लेते हैं हम लोग। एरोबिक पूरा पढ़ लिया हम लोगों ने। एरोबिक में क्या क्या बन रहा है, 38 ATP एनर्जी निकल रही है, ठीक है, और CO2 निकल रहा है, और H2O निकल रहा है, ठीक है। यूज क्या क्या हो रहा है, इधर कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज का एक अणु यूज हो रहा है, और ऑक्सीजन यूज हो रहा है, और क्या यूज हो रहा है था, देख लेते हैं यहाँ पर, और क्या यूज हो रहा है, ये वाटर के भी मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एनारोबिक रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। एनारोबिक में ग्लूकोज यूज होगा, ग्लूकोज जो जाइमेज एंजाइम है उसकी अनुपस्थिति में टूटता किसमें है, तो अल्कोहल में टूटता है, और CO2 और 21 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। इसका जो है रेशियो, जो रिस्पिरेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, तो अपरिभाषित होता है, अर्थात इन्फिनाइट होता है, ये याद रखना आप लोग एनारोबिक रिएक्शन का, ठीक है। इसमें देखिए ऑक्सीजन का यूज है, ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, ठीक है। ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट जब टूटा तो इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या बोला गया, एनारोबिक रिएक्शन। अब देखिए इसका मापक यंत्र तो अभी वही है, सेम बता दिया अभी हमने पूरा रेस्पिरेशन को ही। अब देखिए
एरोबिक और एनारोबिक को एक बार हम लोग कंपैरेटिव अध्ययन कर लेते हैं, इनमें अंतर क्या है। देखिए, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इनमें दो अणुओं के बीच में श्वसन होता है, जैसे ग्लूकोज का एक अणु हो गया और ऑक्सीजन का, इसमें एक ही अणु के अंदर श्वसन होता है। देख लीजिए आप लोग, एक अणु है, एक ही अणु के अंदर श्वसन हो रहा है, और इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए दो अणु है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है एरोबिक में, इसमें आंशिक ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। उसमें पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है इसीलिए ज़्यादा एनर्जी निकलती है, इसमें आंशिक होता है इसलिए कम एनर्जी निकल रही है, ठीक है। इसमें एनर्जी कितनी उत्पादित होती है, अधिक ग्लूकोज तो एनर्जी अधिक 38 ATP। एनर्जी का उत्पादन निम्न ग्लूकोज निम्न एनर्जी 2 ATP। ये याद रखना है, यहाँ पर 2 ATP ही एनर्जी निकलती है, ठीक है। अगर इसको कैलोरी में बदलेंगे कितनी, 21 किलो कैलोरी आ रही है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो अंतिम उत्पाद होता है CO2 वाटर एवं 38 ATP। इसका क्या होता है, CO2, और ये क्या है, एथिल अल्कोहल है, ठीक है, और ये 2 ATP। ये देख लीजिए यहाँ पर, इसका अंतिम उत्पाद देख लीजिए यहाँ पर, ये CO2 वाटर भी निकलेगा यहाँ पर, और क्या निकलेगा, 2 एथिल अल्कोहल के निकलेंगे, ठीक है, और एनर्जी। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर वाटर नहीं निकलेगा इसमें, इसमें भी वाटर नहीं है, वहाँ भी वाटर नहीं है, ये बिल्कुल सही है ऊपर वाली रिएक्शन। वाटर उसमें ऐड मत करिएगा। तो अब इसमें देखिए, इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड है ये। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेप क्या होती है। इसमें 6 ऑक्सीडेशन की स्टेप हैं। सब स्टेप यहाँ पर आप लोग नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शन है। यहाँ पर बस आप लोग पढ़ लीजिए कितना, इसमें एक स्टेप में ही हो जाता है काम। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया पर निर्भर होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया पर निर्भर नहीं होता है। एरोबिक जो है माइटोकॉन्ड्रिया में निर्भर होता है, एनारोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में निर्भर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन ग्राहक NAD+ एवं FAD+ होता है। इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन को ले जाते हैं, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन ग्राहक सिर्फ NAD+ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो फास्फोराइलेशन 2 प्रकार का होता है इसमें, ऑक्सीडेटिव और सबस्ट्रैक्ट। इसमें फास्फोराइलेशन सिर्फ जो है ट्रांस होता है, अर्थात सबस्ट्रेट प्रकार का ही होता है। इसका देखिए रेशियो जो इसका रिस्पिरेशन कोएफिशिएंट कितना निकल रहा है, एक निकल रहा है। या तो फिर 1 से अधिक होगा या तो फिर 1 से कम होगा या 0 होगा, पर इसका अपरिभाषित होगा। अब देखिए हमने एक अभी निकाला था, किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का C से नोट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का। और 1 से अधिक किसका होता है, ठीक है, 1 से अधिक। तो 1 से अधिक अभी मिला नहीं हम लोगों को, देख लेंगे। 1 से कम किसका होता है, तो फैट का होता है 0.7, और किसका होता है 1 से कम, प्रोटीन का होता है 0.8 से 0.9 के बीच में, ठीक है। और इसका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए इसको रिस्पिरेशन को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं यहाँ पर। जब ताप बढ़ाएंगे तो अकॉर्डिंग टू वॉन हॉल्प लॉ, ये कहता है कि प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये जो है दोगुना हो जाता है रिस्पिरेशन। अगर प्रत्येक मान लीजिए 0 डिग्री तापमान है, इससे 10 बढ़ा दिया, 10 हो गया, तो इस पर रिस्पिरेशन की दर दोगुनी हो जाएगी। फिर 10 से बढ़ा कर 20 कर दिया, तब भी दोगुनी हो जाएगी। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक 10 सेंटीग्रेड पर दोगुनी हो जाती है। लेकिन ये 0 से 45 डिग्री तक ही रिस्पिरेशन होता है, इससे ऊपर तापमान पर नहीं होता है, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका 30 माना गया है। सारा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिमम टेम्परेचर ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ताप बढ़ने पर श्वसन जो है एक निश्चित ताप तक ही बढ़ता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वॉन हॉल्प लॉ। अब देखिए नेक्स्ट, प्रकाश, यह अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है रिस्पिरेशन को। जैसे कि जैसे जैसे प्रकाश में वृद्धि होगी तो रिस्पिरेशन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है O2 की सांद्रता। वायुमंडल में देखिए ऑक्सीजन की मात्रा तो सीमित ही है, ये न तो बढ़ती है न तो घटती है। वायुमंडल में कितनी है, 21% है ऑक्सीजन, तो इसलिए ये प्रभावित नहीं करती। CO2, इसी तरह CO2 की मात्रा भी वायुमंडल में बराबर ही है, कितनी है, 0.03। तो ये भी मात्रा मतलब बढ़ती नहीं है, बहुत भी माइन्यूट मात्रा में कई सदियों में बढ़ती है, तो ये भी प्रभावित नहीं करती रिस्पिरेशन को, ठीक है। जल देख लीजिए, जल की कमी, अगर जल की कमी हो जाएगी तो श्वसन दर को बढ़ा देता है। क्यों, कैसे, देखिए बहुत अधिक कमी होने पर श्वसन दर को देखिए जब एक मात्रा तक ही जल की कमी होगी तभी श्वसन दर बढ़ेगी। लेकिन जब बहुत अधिक मतलब एक कमी पे, ठीक है,
जैसे जैसे कमी होगी तो श्वसन दर बढ़ेगी, लेकिन जब ज़्यादा कम हो जाएगा तो उसका जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा क्या होता है, जब वाटर कम हो जाएगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। स्टोमेटा जो बीज के सेम के आकार का होता है, कल हमने बताया था, जब स्टोमेटा ही क्लोज हो जाएगा तो फिर श्वसन दर कैसे हो पाएगा, तो जब बहुत कम हो जाएगा तब नहीं, तब भी नहीं होगा। जैसे बीजों में, ठीक है, बीजों में रिस्पिरेशन नहीं होता है, इसलिए बीज ज़्यादा लंबे समय तक रखे रहते हैं, ठीक है। अगर इंजरी हो जाती है प्लांट में, प्लांट कहीं टूट जाता है, टूट फूट जाता है, तो वहाँ पे फोटो मतलब जो रिस्पिरेशन की दर है वो बढ़ जाती है। अब केमिकल बहुत से होते हैं जो फोटो रिस्पिरेशन की दर को घटा देते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म, ईथर, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, आयोडोसिलिटेट, तो ये सारे हो गए। अब देखिए ये तो बाह्य कारक हो गए जितने भी। अब आंतरिक कारक जो पौधे के अंदर कौन कौन से कारक होते हैं, जैसे कि जो प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर होते हैं, जैसे 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 पुराने होते जाएंगे प्रोटोप्लाज्म जैसे जैसे पुराना होता जाएगा तो दर कम होती जाएगी रिस्पिरेशन की, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो सेल में जो भरा होता है द्रव, वो प्रोटोप्लाज्म होता है। और क्या हो गया, रिस्पिरेटरी मटेरियल जो होते हैं, ये बढ़ने पर क्या होगा, जो रिस्पिरेटरी मटेरियल होते हैं जैसे ऑक्सीजन वगैरह, क्या क्या यूज हो रहा था, ऑक्सीजन यूज हो रहा था, ग्लूकोज यूज हो रहा था, तो जैसे जैसे ग्लूकोज वाटर यूज हो रहा था, मान लीजिए कि ग्लूकोज बढ़ा तब रिस्पिरेशन बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की दर बढ़ी तब भी रिस्पिरेशन बढ़ जाएगी। देखिए साफ साफ लिखा है कि जैसे रिस्पिरेटरी मटेरियल बढ़ने से ऑक्सीजन की दर बढ़ती है, लेकिन समानता होता क्या है कि ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ने पर रिस्पिरेशन बढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ पर O2 जब बढ़ता है तो शुगर की टूटने की दर कम हो जाती है और रिएक्शन जो रिस्पिरेशन है वो भी कम हो जाती है। तो इसी प्रभाव को क्या कहते हैं, पाश्चर प्रभाव बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पाश्चर प्रभाव। समझ में आया, समानता जब ऑक्सीजन बढ़ता है तो रिस्पिरेशन बढ़ जाता है, लेकिन कुछ कारण ऐसे भी होते हैं, कुछ समय ऐसा भी देखा गया है कि जब ऑक्सीजन बढ़ जाता है तब भी रिस्पिरेशन बढ़ता नहीं है, बल्कि जो शुगर के टूटने की दर कम हो जाती है और रिस्पिरेशन घट जाता है। इसी को बोलते हैं पाश्चर इफेक्ट। नेक्स्ट है क्लाइमेट्रिक राइज क्या होते हैं। क्लाइमेट्रिक राइज क्या होता है, देखिए उम्र के साथ रिस्पिरेशन दर बदलती रहती है। जैसे जैसे प्लांट की उम्र होती तो रिस्पिरेशन दर बदलती रहेगी। जैसे कि मेरिस्मेटिक सेल में अधिक होती है, ठीक है, अधपके फलों में रिस्पिरेशन की दर अधिक होती है, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाता है, तो ये क्लाइमेट्रिक राइजेस बोलते, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक बार रिस्पिरेशन और फोटो रिस्पिरेशन में अंतर क्या है, ठीक है। देखिए रिस्पिरेशन सब्सटेंस क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन होते हैं, और रिस्पिरेटरी सब्सटेंस इसमें क्या होता है, इसमें होता है ग्लाइकोलेट होता है, ठीक है, फोटो रिस्पिरेशन में। तो इसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट या तो तुरंत का बना हो या संचित होता है। इसमें क्या होता है, हमेशा तुरंत ही बनता है। जैसे इसमें ग्लूकोज वसा वगैरह प्लांट में पहले से बन के एकत्रित रहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, हमेशा तुरंत ही बनता है। क्या बनता है, ग्लाइकोलेट, तुरंत बनेगा तब फोटो रिस्पिरेशन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, श्वसन की प्रक्रिया जो है साइटोप्लाज्म एवं माइटोकांड्रिया में होती है। इसमें कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, माइटोकांड्रिया और पेरोक्सिसोम में होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण नहीं होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण नहीं होता है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला होता है। इसमें निश्चित रूप में बनता है, ये इसमें बनता है, ठीक है, फोटो रिस्पिरेशन में बनता है। इसमें कई ATP बनते हैं, इसमें ATP नहीं बनता है फोटो रिस्पिरेशन में, ठीक है। प्रकाश और अंधकार दोनों में होता है, ये सिर्फ प्रकाश में होता है। फोटो रिस्पिरेशन नाम ही फोटो है इसका। फोटो मीन्स प्रकाश। सभी जीवित कोशिकाओं में होता है या केवल क्लोरोफाइल्स कोशिकाएं होती हैं उनमें होता है, ठीक है। ताप में बढ़ोतरी के प्रति संवेदनशील नहीं होता है, और ये जो है 25 से 35 डिग्री पर सर्वाधिक उच्च होता है फोटो रिस्पिरेशन। बढ़ते नेक्स्ट है, कोई ट्रांसमिनेशन नहीं होता है, कोई ट्रांसमिनेशन नहीं होता है, इसमें ट्रांसमिनेशन घटित होता है। तो ये हो गया रिस्पिरेशन और फोटो रिस्पिरेशन में अंतर। देखिए ये हो गया फोटो, आप लोगों को रिस्पिरेशन भी कवर करवा दिया हमने। अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही जल्दी लेकर हम आएंगे, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।